जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और एक बार फिर हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए अपने एफएसटी पेपर का डिस्कशन। आज हम लोग एफएसटी पेपर नंबर 9 को यानी फुल सिलेबस टेस्ट पेपर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट 23 क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक मैं यानी संजीव भाटिया आप लोगों को डिस्कस करूंगा। हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि द जेडन एक्ट एज सैक्रिफिशियल और कैथोडिक प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। अब इसमें ये पूछा गया है कि जेडन को हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन में यूज कर लेते हैं आयरन की तुलना में। तो ये ध्यान रखना कि कैथोडिक प्रोटेक्शन में उसी मेटल को हम यूज करते हैं जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसको प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है। तो भाई देखिए, आपको ये बात पता है कि ई नॉट जेड एन 2+/2 जेड एन 2+/जेड एन इक्वल टू होता है -0.76 वोल्ट। और जो हमारा ई नॉट Fe2+/Fe है ये होता है -0.44। अब ये बच्चों दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे मुझसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा गया। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप जाओगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा साइन का। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn/Zn2+ का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सी में जिंक ऊपर रहता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं। तो ये +0.76 हो जाएगा। और ये यहां पर हमारा ई नॉट Fe/Fe2+ 0.44 हो जाएगा, बिकॉज Zn की वैल्यू ज्यादा है Fe से, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो ऑप्शन सेकंड होगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन में जिस मेटल का प्रोटेक्शन किया जाता है वो मेटल नीचे होती है, और जिस मेटल का कैथोड बनाते हैं वो मेटल ऊपर होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव टू पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही होगा। और ये यहाँ पर देखिए, पूरा एनसीईआरटी से हम लोग ने 12th की एनसीईआरटी 57 नंबर पेज से लिया हुआ है। द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, और प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन इज प्राइम इंपॉर्टेंस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट पे बहुत ध्यान दिया करिए। करेक्ट है, हेलो एल्केन्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। नहीं भाई, ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हेलो एल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बना पाते हैं। हाँ, पोलर होते हैं, तो मोस्टली जनरली हम लोग को ये लगता है कि पोलर सब्सटेंस है तो वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मोर पोलर मोर सॉल्युबल इन वाटर। बट यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलो एल्केन पोलर होने के बाद भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए ये गलत है। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म फॉस्जीन गैस, गलत बात है। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एयर में ऑक्सीजन से कराते हैं और वो भी लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट की प्रेजेंस में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में और HCl बन जाती है, यानी ये COCl2 फॉस्जीन गैस है। तो जब ये फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। वो कह रहा है कि नॉट फॉर्म फॉस्जीन गैस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन अल्कोहल व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलमोस्ट सेम, ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर मोलर मास सेम है तो ईथर में उतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, और अल्कोहल में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर। सो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। तो ये बात तो सही है, सब लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का
वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ये वंडरवॉल फोर्स साइज के प्रोपोर्शनल होता है, साइज ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और साइज नहीं देख पा रहे हो तो मोलर मास देखोगे या मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल होगा। जितने कार्बन बढ़ेंगे मोलर मास बढ़ेगा, उस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई थी। अब ये हमारे पास आया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, 4 एम्पियर करंट, यानी आई मुझे दिया गया है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट मुझे दिया गया है, और मुझे बोल रहा है पास फॉर 965 सेकेंड, तो टाइम मुझे दिया गया है 965 सेकेंड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट, ठीक है सर, एंड 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर आयन वर्स डिस्चार्ज। तो मास ऑफ कॉपर है 0.635 ग्राम, मास ऑफ कॉपर जो इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हुआ है 0.635 ग्राम है। द करंट एफिशिएंसी मुझे बताना है, करंट एफिशिएंसी बताना है। तो फेराडे फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा हुआ है, फेराडे फर्स्ट लॉ होता है W इक्वल टू E इंटू आई टी इंटू करंट एफिशिएंसी अपॉन 96,500, करंट एफिशिएंसी अपॉन 96,500। तो अब ये सर हमको करंट एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी है। तो मेरे को वेट देखो क्या दिया गया, 0.635, मेरे को इक्विवेलेंट वेट कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 63.5 अपॉन 2, क्योंकि 63.5 इसका मोलर मास होता है, और ये जो 2 है इसका वैलेंसी फैक्टर है या एन फैक्टर है। तो 63.5 अपॉन 2, आई मेरे को कितना दिया गया है, आई मुझे दिया गया 4 एम्पियर, टाइम मुझे कितना दिया गया 965 सेकेंड, 965, करंट एफिशिएंसी मुझे निकालनी है, करंट एफिशिएंसी बच्चा देखो निकालना है, और ये 96,500 यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो कैलकुलेशन बहुत इजी है हमारी। ये हम लोग ने यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया, 965 से 965 कैंसिल हुआ 100 आ गया, ये 100 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 63.5 आ गया, ये 63.5 नीचे आ गया, ये 63.5 नीचे आ गया, और ये 2 भी नीचे आ गया। तो जो करंट एफिशिएंसी हमारी आई भाई, करंट एफिशिएंसी 0.5 आ गई। अब यहाँ पे परसेंटेज करंट एफिशिएंसी पूछी है, तो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 100, सो दैट मीन्स मेरा आ जाएगा 50%, 50% आ जाएगा, और मेरा ऑप्शन नंबर 48 का थर्ड सही हो जाएगा, 48 का थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, a reduction potential of hydrogen electrode when placed in buffer solution is found to be minus 0.591। ठीक है, मुझे क्या दिया गया, मुझे आप पहले नोट करिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, ई नॉट रिडक्शन कितना दिया गया है, माइनस 0.591, और मुझसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का मुझे पीएच चाहिए, पीएच मुझे निकालना। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ई नॉट रिडक्शन इक्वल टू होता है -0.591 इंटू पीएच, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। अब आप वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू पुटअप करने गए तो यहाँ पे मेरा मुझे मिल रहा है 0.591, और ये मेरा -0.0591 इंटू पी एच है।
तो जब सॉल्व करके लाओगे आप तो pH इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.591 अपॉन 0.0591। अब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो डेसिमल हटाने के लिए मैंने यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया, ये डेसिमल इस डेसिमल से चला गया, तो दैट मीन्स ये कट पिट के 10 आ गया। तो जो आंसर है मेरा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 10। तो 49 का मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन एसिटिक एसिड विल बी। तो देखिए हमको एसिटिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर ईच कार्बन की निकालनी है, तो हम लोग ने ये एसिटिक एसिड को बना लिया, एसिटिक एसिड को बना लिया। अब एसिटिक एसिड में हमने देखना शुरू किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किस पे क्या चार्ज आता है। तो देखिए ऑक्सीजन इस कार्बन से हाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दो बॉन्ड है। आपको मालूम है अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ से या स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको -2 और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड बना रहा है तो +2। अब OH का O भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको -1 और इस C का +1। तो इस तरीके से अब ये कार्बन कार्बन सेम एटम है तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा और ये यहाँ पर H की हो जाएगी +1 और इसकी हो जाएगी -1 फिर +1, बिकॉज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंगल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 देते हैं। यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी +1 आएगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे इस कार्बन पे -3 और इस कार्बन पे +3 आ रहा, +2 और +1 +3 -1 -3। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर थर्ड होना चाहिए और आप लोग ने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने थर्ड किया होगा और कई बार कुछ साइट्स पर भी थर्ड दिया रहता है, लेकिन रियलिटी में ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और उसमें ये देखा जाता है कि ये यहाँ पर ये C का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस समय sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है वो 2.8 के आसपास है, 2.75 या 2.8 कर सकते हो। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, बिकॉज ये sp3 है। तो sp3 की कम होती है, sp2 में s करेक्टर बढ़ जाता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हम लोग कहते हैं कि अगर दो सेम एटम है और कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो दोनों पे 0 चार्ज आएगा। तो अगर हम 0 लेते तो -3 +3 होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है इसलिए न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस पे एक -1 आ जाएगा और इस पे एक +1 आ जाएगा। तो जो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगी यहाँ पर -2 और यहाँ पे +2। इस तरीके से सेकंड आंसर सही होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल है, कुछ जगह पे थर्ड दिया रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड के साथ मुझे जाना चाहिए। तो ये सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। कुछ साइट्स पे आप जनरली सर्च करेंगे तो थर्ड दिखा देगा, लेकिन रियलिटी में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही। तो मैंने पूरी बात आपको बताई, जहां आपको सही लगे वो आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन गिवन बिलो। अब कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसमें देखिए सब में हमारा फेनिल कार्बोकैटायन, बेंजिल कार्बोकैटायन है, ये भी बेंजिल कार्बोकैटायन, बेंजिल कार्बोकैटायन, बेंजिल बेंजिल। अब इसमें कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं पैरा पोजीशन पे, तो हमें देखना है कौन सा ग्रुप +M डाल रहा है, कौन सा ग्रुप +I डाल रहा है, बिकॉज +M और +I वाले इसको स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकैटायन को और -M -I वाले डिस्टेबलाइज करेंगे, +H वाले यानी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले भी स्टेबलाइज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ CH3 में हमारे पास +H ग्रुप लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से।
तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबलाइज कर रहा है। ये OCH2 OCH3 होगा। OCH3 में O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल हो रहा है, तो दैट मीन्स ये हमको +M या +R भी बोल सकते हो इफेक्ट दे रहा है, ये बहुत स्ट्रांग है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, यानी कि ये क्यूमीन डेरिवेटिव है। तो जब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसके पास जो अल्फा H है वो 1 है, 1 अल्फा H। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट थोड़ा वीक है, इसमें भी +H इफेक्ट लग रहा है लेकिन वीक +H लग रहा है, और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो दैट मीन्स हमारा जो बेंजिल कार्बोकेटाइन है जिसमें कोई H नहीं लग रहा और इन तीनों में +++ लग रहा है, तो सबसे वीक 4 होगा, तो सबसे वीक 4 हो गया। अब हम लोग ने देखा कि भाई मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाना, डिक्रीजिंग में लगाना, तो पहले सबसे स्ट्रांग से आते हैं। तो सबसे स्ट्रांग +M वाला होगा, यानी कि सेकंड सबसे स्ट्रांग होगा। इससे कम क्या होगा, +H वाले में इसके पास 3 अल्फा H है, तो इसके बाद फर्स्ट की स्टेबिलिटी होगी, इसके बाद हमारी थर्ड की स्टेबिलिटी होगी, और सबसे कम फोर्थ की स्टेबिलिटी होगी। तो मुझे तो लग रहा है ये फोर्थ ऑप्शन ही एक आ रहा, फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे कम है फोर्थ ऑप्शन में, इसी से पहचान जाते सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, ये हमको एक वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है वुड्स रिएक्शन की, और इसमें हमारा जो हम लोग ने हैलाइड लिए हैं वो डिफरेंट हैलाइड लिए हुआ है। तो आपको तो पता है कि अगर डिफरेंट हैलाइड लें तो किसी भी एक हमारे एल्केन की यील्ड बेटर नहीं आती, मिक्सचर ऑफ द एल्केन मिलता, और मिक्सचर ऑफ द एल्केन जब मिलेगा तो वो ये कह रहा है कि ये चारों में से कौन नहीं होगा, प्रोडक्ट कैन नॉट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में देखिए सर मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। इस प्रोसेस में ये होगा कि ये हम लोग ने लिया है CH3 CH2 Cl, और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ले लिया 2Na, और फिर हम लोग ने ले लिया है Cl CH CH3 CH3। अब देखो बच्चा इसमें क्या बनेगा, अब या तो ये CH3 CH2 ये यहां से ये NaCl निकल जाए 2NaCl, तो ये CH3 CH2 इससे जुड़ जाए, CH3 CH2 जाके जुड़ जाए CH CH3 CH3, या तो ये बन जाएगा। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका 1 मोल लिया है तो इसके 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 इसके पार्टिकल्स होंगे, तो ये लोग आपस में ही कंबाइन कर जाएं, तो 2 मोल CH3 CH2 Cl, दो यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे, तो मुझे ये मिल सकता है CH3 CH2 एक मॉलिक्यूल से आ गया और दूसरे मॉलिक्यूल से भी CH2 CH3 आ गया, ये मिल सकता। और अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या मिल सकता है, CH3 CH CH3, और यही सेम चीज यहां लगा दो CH3 CH CH3। अब ये 3 मेरे संभव बनेंगे, तो देखिए जो फर्स्ट वाला था ये था तो ये ओके हो गया, जो सेकंड वाला है वो ये है, ये भी ओके हो गया, जो थर्ड वाला है CH3 CH2 CH CH3 ये भी ओके हो गया। प्रोपेन नहीं बन सकता इससे, तो जो आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे प्रोपीन 1 है, HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, और कोई भी हमको इसमें एडिशनल कोई रीजेंट नहीं दिखाया गया, पर ऑक्साइड या समथिंग समथिंग, तो यहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। जो ब्रोमाइड है यानी कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड के जिसपे कम से कम H है, तो इसमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मैच इससे हो जाएगा,
यानी कि ए मिलेगा सेकंड से, ए मिल गया सेकंड से। फिर यहां पर देखिए इस रिएक्शन में HBr पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा, तो जब पर ऑक्साइड दे दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगी, खैरेश इफेक्ट लगेगा, तो अभी Br कॉर्नर वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो इसका मीन्स है कि इससे ये मैच हो जाएगा, तो दैट मीन्स बी का मैचिंग हो जाएगा थर्ड से। मुझे लगता है इतने दो से ही मिल जाना चाहिए मुझे, ए का सेकंड और बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, दो ऑप्शन में आ रहा, तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अब ओजोनोलिसिस हो रही है, तो ओजोनोलिसिस में ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा ओजोनोलिसिस में, ये सी है, CH और डबल बॉन्ड हो, और ये भी CH डबल बॉन्ड हो, यानी कि एक ग्लायोक्सल मिल गया, और अभी ये यही सेम बॉन्डिंग आपकी यहां से डिसोशिएट होगी, ए को ऑक्सीजन इसको, ए को ऑक्सीजन इसको, ऐसे यहां पर एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो ये 3 मोल हमको ग्लायोक्सल मिल जाएगा, दैट मीन्स सी हमारा फोर्थ के साथ मैच मेकिंग करेगा, सी का फोर्थ के साथ, तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे मिल रहा, सेकेंड ऑप्शन। और फर्स्ट वाला तो बहुत आराम से हो जाएगा, ये यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा NaNH2 से रिएक्ट कर रहा है, ये हमारा जो टर्मिनल एल्काइन है उसका H एसिडिक H है, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और सोडियम यहाँ पे आ जाएगा और सोडियम प्रोपिलाइट बन जाएगा, दैट मीन्स हमारा डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी और केबी ऑफ 6 ग्राम AB2 एंड 9 ग्राम A2B पर 100 ग्राम। ओके, अब हमको ये कह रहा है कि 6 ग्राम AB2 और 9 ग्राम A2B पर 100 ग्राम लिया सॉल्वेंट में, इन देयर रिस्पेक्टिव सोल्यूशन AB2 एंड A2B बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इज 1 मोल पर केजी इन बोथ केस। अच्छा सर, तो ये मुझे ये बता रहा है कि डेल्टा टीबी और अपॉन केबी हमारा 1 मोल पर केजी है, तो हमें पर केजी के हिसाब से इसको निकालना, तो पर केजी के हिसाब से हम लोग ने ये देखा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, इन 100 ग्राम सॉल्वेंट हमको 6 ग्राम AB2 मिल रहा, 6 ग्राम AB2, तो बताओ 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मिलेगा, 60 ग्राम AB2, तो पहले AB2 का 60 ग्राम आ गया, और फिर नेक्स्ट हमारे पास बात आती है 60 ग्राम 1000 ग्राम में घुला हुआ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि 9 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ था, तो इन 100 ग्राम सॉल्वेंट 9 ग्राम A2B घुला था, A2B, तो 1000 ग्राम में कितना घुला होगा, 1000 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम, 90 ग्राम। अब जो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है मोलैलिटी इंटू केबी इंटू आई। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है 1 किलोग्राम में मोल। अब ये डेल्टा टीबी अपॉन केबी इक्वल टू 1 इक्वल टू मोलैलिटी इंटू आई, आई 1 हो जाएगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी 1 किलोग्राम में प्रेजेंट मोल, तो ये 1 किलोग्राम में प्रेजेंट मोल क्या होगा, ये हो जाएगा 60 बाय मोलर मास ऑफ Ab2। तो मोलर मास ऑफ Ab2 60 हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा टीबी अपॉन केबी 1 है A2B के लिए भी, तो A2B के लिए मोल कितना है 90 बाय मोलर मास ऑफ A2B। सो मोलर मास ऑफ A2B, मोलर मास ऑफ A2B इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब हमें 2 मोलर मास मिल गए, लेकिन मुझे तो एटॉमिक मास निकालना, तो मुझे 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कौन कौन सी इक्वेशन, Ab2 के लिए हम ये कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ A 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल टू मोलर मास ऑफ Ab2 होगा, यानी होगा 60। और इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ 2A प्लस एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल टू होगा 90। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2A कैंसिल हो जाएगा, 2B की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4B हो जाएगा, और एक B घटेगा तो 3B हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू 60 120 हो गया, 120 में से 90 गया तो 30 आ गया, तो B इक्वल टू 10 आ गया, B इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पर B इक्वल टू 10 एक ही जगह पे है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड हो गया। लेकिन आपका मन नहीं मान रहा कि हम पूरा सॉल्व करें, तो पूरा सॉल्व करने के लिए आप ये B की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो A प्लस 2 इंटू B इक्वल टू 60, तो A इक्वल टू 60 माइनस 20 दैट मीन्स 40। फिर से समझ लीजिए, उसने क्वेश्चन में हमको डेल्टा टीबी अपॉन केबी 1 मोल पर केजी बताया था। 1 मोल पर केजी मीन्स मोलैलिटी 1 है, मोलैलिटी 1 है। अब आपने ये देखा कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 6 ग्राम घुला होता है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना घुला होगा 60 ग्राम। तो मोलैलिटी होगा मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 1 है तो मोल निकाल लिया। मोलैलिटी 1 इक्वल टू मोल मीन्स होगा वेट अपॉन मोलर मास, वेट यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से वेट आ गया 90, इस तरीके से मोलर मास इसका 60 हो गया, मोलर मास इसका 90 हो गया। अब जब हम लोग इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे, डायरेक्ट भी इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते थे कि ये यहाँ पर इसका मोलर मास 60 होगा, क्योंकि मोलैलिटी 1 है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोल 1 घुले हुए हैं, और 1 मोल का मतलब होता है आपका जो मोलर मास है वो घुले हुए वेट के बराबर होगा। तो मोलर मास घुले हुए वेट के बराबर होगा, ये 60 ग्राम घुला था तो मोलर मास 60 होगा, ये 90 घुला था तो मोलर मास 90 होगा। जब मोलर मास आ गया तो हमने 2 इक्वेशन बना ली, A प्लस 2B AB2 के लिए और 2A प्लस B A2B के लिए, और ये इसका एटॉमिक मास जोड़ोगे तो मोलर मास के बराबर होगा, इसका एटॉमिक मास जोड़ोगे मोलर मास के बराबर होगा, सॉल्व कर लिया। सो फाइनली हम लोग ने इसका ऑप्शन नंबर 3 कर दिया। 55 क्वेश्चन देखिए, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल, इनिशियल मतलब ट्रू एंड फॉल्स, टी एक इनिशियल टी है, टी फॉर ट्रू सही स्टेटमेंट, और एफ दैट मीन्स फॉल्स यानी कि गलत स्टेटमेंट। इफ एन आयन हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, ओके,
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है। न्यूक्लियस के पास वाली जो पहली शेल होती है उसे हम लोग के कहते हैं, सेकेंड शेल को एल कहते हैं, फिर एम कहते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो अब आए इसमें 16 आए, 16 इलेक्ट्रॉन है। अब वो कह रहा है देन नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट इज 6। तो 16 का कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब लिख लीजिए। अब 16 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पहुंचे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2 और 2 4, 6 10, 12 और 4 16। अब इसमें s वाले गिनिए कितने, तो s वाले आपने गिना 1s2, 2s2, 2 और 2 4 और 3s2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन s में है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा मुझे, ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर गिवन होते हैं फॉर शेल, नॉट अ सब शेल। तो ये सब शेल दे दिया भाई साहब, तो ये गलत हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, टी टी एफ एफ टी एफ एफ एफ, तो थर्ड हो जाना चाहिए। अगर आगे नहीं भी आता तो फैसला हो गया, लेकिन फिर भी आप कहेंगे नहीं सर आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 देन इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। बिल्कुल सही। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू -1 तभी होगी जब आपका जो l है वो 1 हो कम से कम, या 2 हो। और l s के लिए क्या होता है 0। तो जब s के लिए l इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। इसलिए ये चीज हमारी फॉल्स हो गई, नहीं ये चीज हमारी ट्रू हो गई। कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ओनली वन रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। तो अब रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। अब n की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी हुई है, ये जो पहले लिखी हुई नंबर होती है ये 3 होती है, तो हम लोग ने यहाँ पर 3 लिख लिया। माइनस जो p के लिए l का वैल्यू होता है वो 1 होता है, बिकॉज s के लिए l बराबर 0 होता है, p के लिए l बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 1 आएगा, और ये यहाँ पर मुझे 1 रेडियल नोड बोल भी रहा है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू पहला हो गया, फॉल्स दूसरा हो गया, तीसरा ट्रू हो गया, चौथा भी ट्रू हो गया। तो 55 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब ये मैच द फॉलोइंग आया। O2 एक गैस है और एलिमेंटल फॉर्म में। तो देखिए जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी स्टेबल स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में 0 रखते हैं। तो O2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। तो यहां भी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, यहां भी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। और क्योंकि O2 गैस है तो इसकी एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 से ज्यादा होगी। और ये बात आप जान के चलें कि जनरली अगर हम कॉन्सेप्ट कहें तो सभी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 से ज्यादा होती है। केवल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं और वो 0 केल्विन पर उनकी एंट्रोपी 0 होगी। वो भी एक एजम्पशन है, बिकॉज हम लोग 0 केल्विन को अचीव नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है कि आयन की स्टेट में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो H+ आयन है, और क्योंकि किसी भी आयन को हम लोग सेपरेटली सॉल्यूशन में नहीं डेवलप कर सकते हैं। अगर हमने कैटायन लिया तो एनायन भी वहां होगा। तो किसी आयन दूसरे आयन की हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन एंट्रोपी निकालने के लिए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि उस आयन में किसी एक आयन की एंट्रोपी 0 हो, और वो होगा हमारा H+ आयन की एंट्रोपी हम लोग 0 मानेंगे, H+ आयन की स्टैंडर्ड एंट्रोपी 0 मानेंगे। बाकी जितने आयन होंगे उनकी मोस्टली एंट्रोपी हम लोग प्लस में मानेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा आयन है, भाई देखो एंट्रोपी प्लस जितना गतिशीलता बढ़ेगी उतना एंट्रोपी ज्यादा आएगी।
तो पॉजिटिव आएगी। और H प्लस को हम लोग ने बाय कन्वेंशन बाय डेफिनेशन जीरो मान लिया। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो उसकी स्पीड को स्लो करता है आयन की, तो उसकी एंट्रोपी निगेटिव भी हो सकती है। जैसे कैल्शियम 2+ आयन, Al3+ आयन, F माइनस आयन, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो इनकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी निगेटिव आएगी। मोस्ट ऑफ द आयन की पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स जीरो से बड़ी आएगी। H प्लस की एंट्रोपी स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो आएगी और H प्लस की आयंस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी जीरो लिया जाता है। ये सारी बातें देखते हुए हम लोग चलेंगे। O2 एक एलिमेंट है, इसलिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी स्टेबल स्टेट में, और ये जाके S से मैच करेगा। तो A मैच कर गया S से, फर्स्ट और सेकंड होंगे, थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे। NO2 एक गैस है, और जब NO2 अपने, आप लोग ने जनरली पढ़ा है कि जब भी किसी सब्सटेंस का कंबशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन जो NO2 है, जब आप बेटा इसके लिए रिएक्शन करने जाओगे हाफ N2 + O2, तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है एक्सेप्शनली पॉजिटिव आती है। और बाकी NO2 एक गैस है, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आएगी। तो NO2 के लिए पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जीरो से बड़ी आ रही है, तो बी आर से मैच होगा। बी की मैच मेकिंग होगी आर से, तो बी आर, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे नहीं भी आता तो भी अपन लोग काम चल जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो गया। H प्लस आयन एक्वस मीडियम में हम लोग इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को जीरो कंसीडर करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी को भी जीरो कंसीडर करते हैं, इसलिए हमारा C का P मैच करेगा, ये ध्यान रखना। और OH माइनस आयन है, तो अब OH माइनस आयन का क्या बच गया, S बच गया, तो OH माइनस आयन नहीं, क्या बचा, Q बच गया। तो OH माइनस आयन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो निगेटिव होगी, और इसका जो एंट्रोपी है स्टैंडर्ड स्टेट में वो जीरो से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बॉन्ड एनर्जी बतानी है, तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो CF बॉन्ड सबसे छोटा है, उससे बड़ा CCl, उससे बड़ा CBr, उससे बड़ा CI, इसलिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो CH3F की होगी, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी CH3I की होगी। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कंपेयर की जा रही है बॉन्ड लेंथ की सहायता से। तो 57 का सेकेंड ऑप्शन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। ये यहां से देखिए एनसीईआरटी से डेटा गिवन हुआ है हमारा, CH3F, CH3Cl, CH3Br, बॉन्ड लेंथ गिवन है, इसकी सबसे छोटी है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट चेंज, कैटालिस्ट क्या चेंज करता है, डेल्टा H नहीं, T नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है। जैसे कि अगर ये हमारी एक रिएक्शन चल रही है, ये हमारी रिएक्शन चल रही है और इसका ग्राफ ये है, और इस समय हमारे पास ये हमारा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये हमारा जो डिफरेंस होगा ये होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ये विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट। अब अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव कैटालिस्ट मिला दें तो वो इसको नए पाथ से ले जाएगा, ऐसे। अब न्यू जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी वो ये आएगी, और जो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो ये आएगी। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये न्यू पाथ आ जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर थर्ड होगा। 59 द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन A + B प्रोडक्ट दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट देखना, करेक्ट वाला नहीं, फॉल्स वाला देखना।
कह रहा है इफ बी इज हेल्ड कांस्टेंट, बी को कांस्टेंट रख दिया, ओके सर, ए इज डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी क्वाड्रुपल्ड, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम ए को डबल करें तो 2 2 ज़ा 4, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए या फॉल्स चाहिए। ए इज हेल्ड कांस्टेंट वाइल बी इज रिड्यूस टू 1 क्वार्टर। तो अब जैसे कि ये R1 है, अब R1 में पहले x था, b की पावर -1 था, और अब हम लोग ने R2 को कंपेयर करना, और जो हम लोग ने b है वो किया है 1 क्वार्टर, यानी x/4 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 4x और अपॉन x, 4x अपॉन x, तो रेट विल बी क्वाड्रपल्ड। ए इज हेल्ड कांस्टेंट, बी इज रिड्यूस्ड टू 1 क्वार्टर, तो ए की कंसंट्रेशन हमने 1 क्वार्टर कर दी, तो अभी ये यहां पर हमारा रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी हमारा सही हो गया, रेट हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे आ गया -1, अब ये x x कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/4, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 4R1, यानी पहले से 4 गुना हो गया, ये भी सही हो गया। A एंड B बोथ डबल, द रेट रिएक्शन विल बी क्वाड्रुपल्ड, तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि अगर A को डबल करोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, और B को डबल करोगे तो नीचे आ जाएगा 2 की पावर -1, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा और ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वाला भी बात गलत हो गई। ए को हमने डबल किया तो 4 आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी क्वाड्रपल्ड, ये बात गलत हो गई। अच्छा, इसको भी डबल किया है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास आ गया है R1 और ये आ गया R2, के से के कैंसिल हो गया, ए पहले मान लो x था, अब हमने कर दिया 2x और पावर है इसकी 2, और b हमारा y था, अब हम लोग ने कर लिया है y/4 और पावर है हमारी -1, तो अब देखिए क्या आया सर, R1/R2 और ये आ गया 1/4, x x कैंसिल हो गया, और ये आ गया 4 की पावर -1, यानी कि नीचे आ गया 1/4, 1/4, तो जो R2 है वो सर 16R1 हो जाएगा, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट क्वाड्रपल्ड वाला गलत हो गया, और दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो में अगर आप -1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 59 और 59 का हम लोगों ने थर्ड लगाया। क्वेश्चन नंबर 60, in the formation of HBr from H2 and Br2 following mechanism is observed। ठीक है सर, Br2 से 2Br बन रहा है, Br2 से 2Br बन रहा, ये एरो आ गया हमारा, और H2 और Br से हमारा HBr बन रहा है, और H से और Br2 से HBr बन रहा है। ये काइनेटिक्स का फेमस क्वेश्चन है, मैकेनिज्म वाइज इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो रेट लिखते हैं पहले स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखते हैं, तो हम लोग ने लिखा रेट इक्वल टू होगा के H2 की पावर 1, यहाँ पे क्योंकि 1 लिखा है, और Br फ्री रेडिकल की पावर 1, लेकिन यहाँ जो मुझे ऑप्शन दिया उसमें Br है ही नहीं, उसमें Br2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में Br और Br2 के रिलेशन पे बात करेंगे, तो वहां पे आएगा Kc, इक्वेशन नंबर 1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू आएगा Br की पावर 2, क्योंकि ये 2Br था, अपॉन Br2, तो मुझे अब मिल जाएगा Br इक्वल टू Kc की पावर हाफ और Br2 की पावर हाफ,
अब बी आर की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखोगे आप, इस इक्वेशन में यहां पे रखोगे बी आर को, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, आर रेट इक्वल टू के इंटू के सी की पावर हाफ H2 और साथ में Br2 की पावर हाफ। अब बेटा ये K और KC एक मिलके नया कांस्टेंट बना देंगे, तो जो K डैश हो जाएगा या समथिंग कुछ भी हो जाएगा। और देखो H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा सही हो जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, ये K और KC मिलके इन्होंने बना दिया K डैश, H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 60 का मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61 पे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। तो बॉन्ड लेंथ कब मिनिमम होती है, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। तो यहां पर CH3NH2 में अगर आप देखें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहां भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन यहां रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। और यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ फेरिक। फेरिक का टेस्ट कौन नहीं देगा। तो देखिए यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और ये नॉन कॉम्प्लेक्स है। नॉन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन में और अपने सभी आयन का टेस्ट देते हैं। तो फेरिक अपना टेस्ट देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे नॉट गिव टेस्ट ऑफ फेरिक, तो ये तो दे रहा है, तो इसको हम ऑप्शन में नहीं लेंगे। K3Fe6 में Fe+3 है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन में बंद है तो फेरिक, बट कॉम्प्लेक्स आयन होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। Fe4FeCN6 में ये Fe बाहर है +3 वाला, और ये बाहर वाला आयन अपना टेस्ट देगा, तो ये टेस्ट दे देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इसमें फेरिक है ही नहीं, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। FeSO4NH4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसमें फेरिक आयन है ही नहीं, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो बी नहीं देगा, डी नहीं देगा और ई नहीं देगा। दैट मीन्स थर्ड वाला नहीं देगा। ए वाला क्यों देगा, क्योंकि इसमें फेरिक आयन है और नॉर्मल है, वो नॉर्मल आयन है, तो ए वाला देगा। और मुझे मांग रहा है कि कौन नहीं देगा। K3Fe6 में Fe के पास फेरिक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन अपने एक इंडिविजुअल आयन का टेस्ट नहीं देता है, तो बी वाला नहीं देगा फेरिक का टेस्ट। सी वाले में बाहर फेरिक है और अंदर फेरस है, बाहर मतलब नॉन कॉम्प्लेक्स स्टेट में, और अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेट में फेरस है, तो ये फेरस का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन बाहर फेरिक है तो उसका देगा, तो ये हम लोग लेंगे नहीं। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन पर +2 है, फेरिक है ही नहीं, तो टेस्ट देगा नहीं, तो डी भी हमने चुन लिया। ये हमारा आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये हमारा मोहर सॉल्ट है, ये भी हमारा मोहर सॉल्ट फेरस रखता है, फेरिक रखता नहीं, तो इसका टेस्ट भी नहीं देगा। सो ई भी शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 में चलेंगे। 63, नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज इन CrO5। तो CrO5 का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता, सब बच्चों ने पढ़ा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता। तो देखिए एक पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज 1, पर ऑक्साइड लिंकेज 2, तो 2 पर ऑक्साइड लिंकेज आ गए।
फिर आया H2SO5 यानी कैरो एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ये पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 का स्ट्रक्चर है। अब इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज एक है, एक, तो फिर आ गया एक, पहले में दो फिर एक, दो एक दो एक, दो जगह आ गया, तो आगे तीसरा ही बनाना पड़ेगा। H2H2O8 पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, इसका स्ट्रक्चर ऐसे OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, दिस वन इज H2S2O8, और इसमें भी पर ऑक्साइड लिंकेज कितनी है, एक है, केवल यहां पर ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो 211 हो गया। दैट मीन्स आंसर हो गया फोर्थ। यहां भी एक पर ऑक्साइड लिंकेज थी, यहां पर एक ये दो पर ऑक्साइड लिंकेज थी। क्वेश्चन नंबर 64, COCN होल 6 3- और COOX होल थ्राइस 3- एसर्शन दिया और कह रहा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी COCN 6 3- की ज्यादा है COOX से, तो ऑक्सिलेटो वीक फील्ड लिगेंड है, साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये एसर्शन सही हो गया, एसर्शन सही हो गया। CN- एंड OX2- आर चिलेटिंग लिगेंड, तो ये गलत हो गया, क्योंकि चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेट होते हैं या फिर पॉलीडेंटेट होते हैं। बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट ही चिलेटिंग होते हैं, तो ऑक्सिलेटो तो बाइडेंटेट है इसलिए वो चिलेटिंग होगा, लेकिन साइनो बाइडेंटेट नहीं है इसलिए वो चिलेटिंग नहीं होगा, तो एसर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, एसर्शन सही और रीजन गलत। 65 क्वेश्चन देखते हैं। पेंट 3-in-2-ऑल का PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में बदलता है। तो एक एक करके चलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। पेंट 3-in-2-ऑल, तो ये हमने बनाया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का सेट बना लिया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5, और 2 पे ऑल लगा तो 2 पे ऑल लगा दिया, और 3 पे इन लगा तो 3 पे इन लगा दिया, 3 पे इन लगा दिया। अब मुझे कह रहा है कि इसकी पीसीसी से रिएक्शन करी, चलिए सर पीसीसी से रिएक्शन करते हैं। तो जब हम लोग ने पीसीसी से रिएक्शन की, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो यहां पर देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये इसको कीटोन में बदल देगा। तो अब हमारा जो कंपाउंड बना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कीटोन आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन CH3 है। बिकॉज ये CH3CO ग्रुप लग रहा है तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हंसते हंसते देगा। तो हम लोग ने आगे अब लगा लिया है NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड क्या करता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड जो CH3O वाला बॉन्ड है, CH3CO वाला बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने पर ये जो CH3 है ये आयोडोफॉर्म CHI3 बना देता। तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे देखो ये CH3 तो बना देगा CHI3, तो CHI3 का मेरा काम नहीं, उसको हटा दिया हमने। अब जो बचा हुआ मेरे पास सिस्टम आया वो क्या है, 1 2 3, अब 1 2 3 4, 4 कार्बन तक ही मेरा बचेगा, एक कार्बन कट गया, और ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा और इसको मिल जाएगा O- Na+, ये ध्यान रखना बेटा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ का यहाँ आएगा। अब हम लोग ने इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया, तो सोडा लाइम के साथ भी हीट कर दे रहे हैं। सोडा लाइम आपको पता है
NaOH और CaO का मिक्सचर होता। CaO प्लस NaOH, तो जो NaOH है वो ये यहां से रिएक्शन करेगा और ये Na और ये यहां से C, Na2CO3 निकल जाएगा और ये वाला H जाके इस कार्बन को मिल जाएगा। तो यहां पे मुझे बस मिलेगा प्रोपीन और साथ में मिल जाएगा Na2CO3। तो मेरा जो ABC के हिसाब से दें तो पेंट 3-in-2 ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC गिव्स A, तो ये बच्चा मेरा A है। A ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोडाइट गिव्स B, तो ये B है मेरा, दिस वन इज B। एंड फर्दर ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम इट गिव्स C, तो C ये है, तो C इज द प्रोपीन, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मेथेनॉल और एथेनॉल यानी कि मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को किसकी सहायता से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो मैथिल अल्कोहल CH3OH है और एथिल अल्कोहल CH3CH2OH है। अब जिसके पास CH3CHOH लिंकेज होती है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और जिसके पास ये लिंकेज नहीं होती वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो ये हमारा I2 और NaOH के साथ रिएक्शन देगा और ये I2 और NaOH के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, टॉलेंस रीजन एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं या डिस्टिंग्विश करने के काम में आते हैं। 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन देंगे और दूसरे नहीं देंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से उनसे डिस्टिंग्विश करने के काम में लाते हैं। फैलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन को एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। बट अल्कोहल के लिए तो केवल थर्ड ऑप्शन ही चलेगा, तो थर्ड ऑप्शन अल्कोहल में चलेगा और वो भी एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल में। अब H2O में 67 नंबर देखो, H2O में OH बॉन्ड गिनो। पहले तो H2O का स्ट्रक्चर बना लो, ये H2O है और H2O2 का भी स्ट्रक्चर बना लो, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर H2O2 का। इनके लोन पेयर भी देख लेते हैं, काम आएंगे। 2 लोन पेयर इसके पास हैं, 2 लोन पेयर इसके पास है। अब मुझे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड इन H2O। OH बॉन्ड कितने हैं, 1 2, 2 OH बॉन्ड है और यहां पर H2O2 में भी 1 OH बॉन्ड और 2 OH बॉन्ड। टोटल नंबर कितनी आ रही है, 4। और ये कह रहा है कि ये टुगेदर X कहलाता है, तो X बराबर 4 आ। फिर मुझसे कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर इन H2O 2 और H2O2 2 4 1 2 3 4 5 6, तो Y बराबर 6 आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और X और Y का सम निकालना है, तो X प्लस वाई इक्वल टू 4 + 6 = 10। सही ऑप्शन सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बनाते हैं। ClF ClO4 का स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 सिग्मा यानी sp3 हो गया। ClO2 Cl डबल बॉन्ड O- और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, दैट मीन्स 4, तो 4 यानी कि sp3।
स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3, तो पहला ही मैच कर गया, तो आंसर फर्स्ट हो गया। बाकी अगर आप बाकी लोगों में देखना चाहते हैं तो SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, sp3d होगा, CCl4 में sp3 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन डिफर कर गया। BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना के निकालिएगा, और NF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, डिफर कर गया। CO2 में हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp होगा, और SO2 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इस तरह से बच्चों आपने हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 46 से 68 डिस्कस किया, और आगे सर डिस्कस करेंगे आपको। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी तरफ से हम लोग सभी संभव आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और बताते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग बच्चों। FSC 9 केमिस्ट्री का सलूशन हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। आपने 68 तक के क्वेश्चंस का सलूशन देख लिया, और अब 69 टू ऑनवर्ड आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहे हैं, अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट विच हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा अगर ग्रुप 15 की हम लोग बात करें तो देखिए, अमोनिया है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, और BiH3 है। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो जाता है, अमोनिया। क्यों हो जाता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो अगर यहाँ हम दोनों को चेक करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के आर्डर को चेक करें, तो PH3 से ज़्यादा हो जाता है ASH3, फिर हो जाता है SBH3, फिर हो जाता है NH3, और फिर हो जाता है BiH3। ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर है। और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाता है। PH3 है, इससे ज़्यादा हो जाता है ASH3, इससे ज़्यादा आ जाता है NH3, इससे ज़्यादा हो जाता है SBH3, और इससे ज़्यादा हो जाता है BiH3। तो अगर पूछा जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम किसका और मैक्सिमम किसका है, तो आप देख लीजिए, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करो चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, मिनिमम कौन आ रहा? PH3, और मैक्सिमम आर्डर कौन आ रहा? BiH3। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा भी क्या है? लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? PH3। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। P ब्लॉक का क्वेश्चन है। चूंकि बेटा P ब्लॉक देखा जाए तो कोर्स से हटा है, तो इसको अगर डिटेल देखना हो तो पुरानी NCERT में दिख जाएगा। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारे आर्डर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द टू डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेटेड विद सेंट्रल एटम। बिल्कुल सही है। जैसे देखिए कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है A2B2, लेकिन A2B2 के लिए क्या बोल दे रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या ले? टेट्राहेड्रल, यानी sp3 ले रहे हैं। और जब टेट्राहेड्रल की बात करते हो बेटा, तो हर बांड एक दूसरे के क्या होता है? अड़ोस पड़ोस में होता है। तो जब हम बोलते हैं ना कि एक डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में सिसोट्रॉन्स की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ हर बांड एक दूसरे का पड़ोसी बांड होता है, सारा का सारा एंगल कितना है? 109, 28। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, एक दूसरे के एडजेसेंट, अड़ोस पड़ोस में होते हैं। इसीलिए टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेज हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, पहला क्या दिया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। ये देख लीजिए, यहां दे रखा है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगला कह रहे हैं अ रिएक्शन A+B - QC+D अकर्स इन अ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो आइए जरा इक्वेशन लिख लिया जाए।
A प्लस बी है। अगर हम इस Q को दूसरे साइड में ले जाए तो ये हो गया C प्लस डी और यहाँ क्या आ गया Q। Q का मतलब ये क्या हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच इसका कैसा हो गया नेगेटिव, ठीक। और एंट्रोपी बढ़ रही है यानी इसका डेल्टा एस भी क्या कर रहा है, डेल्टा एस भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा एक नोन सा गिब्स फ्री एनर्जी के साथ एक इक्वेशन पढ़ते हैं। डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी को लेकर के आपने पढ़ लिया है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम यानी नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। अगर 0 से ज़्यादा है डेल्टा जी की वैल्यू तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है, ठीक। तो अब यहाँ पता कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। आप देखिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अगर ये एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जा रही है, यहाँ माइनस लगा ना नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मिलके क्या हो गया, ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। और अगर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे यह रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 72, ये यहाँ देखो बेटा डेल्टा जी डेल्टा एस ये सब दे रखा है इन्होंने। तो डेल्टा जी की डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो देखिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, यहाँ देख लीजिए डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, यानी हर टेम्परेचर पे रिएक्शन पॉसिबल है। अगला, ग्रिग्नॉल रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। क्यों, अगर ग्रिग्नॉल रिएजेंट के साथ आपने मॉइस्चर ले लिया तो ग्रिग्नॉल रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप या जो भी दर आपने लगा रखा उधर मॉइस्चर से क्या ले लेगा, H, और क्या मिल जाएगा, एल्केन। तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। अगला करें, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद केसियन गिव्स सेकेंडरी ब्यूटिल साइनाइड। आइए जरा देखा जाए, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 और यहाँ क्या ले लिया है, Br। आप किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, केसियन से, ठीक। और जब केसियन से रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो देखो बेटा ये क्या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये क्या फॉलो करेगा, SN2। और अगर SN2 फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, यहाँ रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो जहाँ Br लगा है वहीं क्या लग जाएगा, CN। तो अगर वहीं आपने CN लगा रखा है तो देखो ये क्या बन गया, इन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद केसियन गिव्स द सेकेंडरी ब्यूटिल साइनाइड। गलत, प्राइमरी है, जहाँ से आपने Br लगाया है हटाया है वहीं क्या लग गया है, CN। तो ये बात तो गलत हो गई और पूछा भी था ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपको यहीं मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, कह रहे हैं आउट ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दिस एंड दिस को पहले बना ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए जरा, यहाँ आपने ले लिया है CH, ये लगा रखा है Cl, एक ये दे रखा है, पहला हम लोगों ने यहाँ बना लिया। दूसरे की बात देख लो, दूसरा इन्होंने दे रखा है CH2Cl, ये आ गया। बोल रहे हैं कि इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस, जो पहले वाले की हाइड्रोलिसिस है वो क्या हो जाएगी, इजीली, बिल्कुल सही बात है। आप बताओ, कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट आप लेंगे और जब कार्बोकेटाइन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ जब कार्बोकेटाइन लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब आप बताइए, इसका जो प्लस चार्ज है, प्लस सिंगल डबल, यानी रेजोनेंस में इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, जबकि इसका प्लस चार्ज कहाँ जा रहा है, एक ही साइड में जा रहा है। तो इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, इससे ज़्यादा है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो जिसमें इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड जाएगी, यानी उस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। और एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इमिसिबल वाटर, बिल्कुल बात सही है बेटा कि एल्काइल हैलाइड पोलर तो होती हैं लेकिन ये कैसी होती हैं, वाटर में इनमिसिबल होती हैं। तो राइट आंसर कौन सा मिल गया आपको, सेकंड। अगला इन्होंने दे रखा है एक रिएक्शन और पूछ रहे हैं प्रोडक्ट। तो ये तो आसान सी रिएक्शन, देखिए भाई, आपने ये जो बांड है इसको इधर तोड़ दिया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस, यहाँ क्या आ गया, प्लस। अब ग्रिग्नॉल रिएजेंट का मेथाइल क्या आ जाएगा, इस पे आके लग जाएगा यहाँ, राइट। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे होंगे तो इस एस के साथ क्या आ जाएगा, OH। देख लीजिए प्रोडक्ट सीधा सीधा, तो आसान सी रिएक्शन है, यानी जहाँ OH है वहाँ मिथाइल, OH और मिथाइल, ये आंसर 4th इज राइट आंसर।
ये आपने लगा रखा था, यहाँ आपका क्या आ गया माइनस, और यहाँ फिर आपने क्या लगा दिया आर, आर मतलब CH3। अब जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा H, तो फाइनली यही प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। ये देख लीजिए रिएक्शन इन्होंने ग्रेनाल्ड रिएजेंट में दे रखा है, एल्कोहल जब बनाते हैं हम लोग। आगे, विच इज लेस एसिडिक देन द पैराक्रिसॉल, तो पहले पैराक्रिसॉल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ OH और यहाँ क्या लगा दिया है CH3, ठीक। CH3 यहाँ आपने लगाया तो इसको जरा देख लीजिए, ये क्या क्या, ये प्लस H भी शो करेगा, ठीक, और प्लस I शो कर रहा होगा। अब कह रहे हैं कि विच इज लेस एसिडिक देन, इससे कम एसिडिक होना चाहिए। ये तो देखो मोर एसिडिक हो गया, क्या कोई ग्रुप ऐसा ही नहीं है। यहाँ जाइए, यहाँ आपने ये लगा रखा तो ये क्या शो कर रहा प्लस H और प्लस I। यहाँ देख लीजिए ये सिर्फ क्या शो कर रहा प्लस I, ये क्या शो कर रहा माइनस I। तो माइनस वाला क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तो माइनस को तो हटा ही देते हैं, ठीक, माइनस को हटा। अब इन दोनों में चेक करना है, यहाँ देखिए सिर्फ आपको प्लस I मिल रहा है, और यहाँ अगर देखा जाए तो प्लस I भी मिल रहा है और प्लस H भी मिल रहा है, दो फैक्टर आ गए। और यहाँ अगर देखोगे मेटा पोजीशन पे M फैक्टर या H फैक्टर तो काम करता नहीं, सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, तो यहाँ सिर्फ आपको प्लस I मिल रहा है। और यहाँ देखा जाए प्लस H और प्लस I दोनों मिल रहा है, तो इससे कम एसिडिक तो ये हो गया, क्योंकि प्लस वाले क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, राइट। तो इससे कम एसिडिक तो ये हो गया, लेकिन इससे थोड़ी ना कंपेयर करना है, इससे करना है। तो देखिए जरा, प्लस H दोनों में कॉमन, H डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, कहीं लगा दो आप रिंग पे सिमिलर होगा। लेकिन आप बताओ, यहाँ प्लस I लगा है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और OH के क्या है बिल्कुल पड़ोस में, और यहाँ भी प्लस I लगा है लेकिन OH से है क्या है दूर है। तो चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जितना पास होगा उतना ही डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, और चूंकि प्लस इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा। तो इसका मतलब इन सब में अगर देखा जाए, इससे अगर कंपेयर करें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम। और ये पूछा भी क्या क्वेश्चन है, बताइए इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ पैराक्रिसॉल से किस में कम होगी, तो आंसर कौन सा होगा सेकंड। यहाँ दे भी रखा है, इन्होंने डेटा दे रखा है, आप चाहो इस डेटा से कंपेयर कर लो। आगे कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड, इन सबको आपस में मिलाना है। देखिए इससे आप बना रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब है हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो डायरेक्ट एल्कोहल को कहाँ लेके चला जाए एसिड में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा क्यू। ये काम कौन करता है क्यू, यानी ए का क्या हो गया क्यू, ए का क्यू एक ही ऑप्शन में, बाकी कहीं है ही नहीं है। तो आगे चेक करो या ना चेक करो तब भी हो ही जाएगा। आइए देखा जाए, इसको आपने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड PCC। अब NCERT पढ़ोगे बेटा तो ये लाइन मिल जाएगी कि अगर आपको प्राइमरी मतलब आपको एल्डिहाइड अगर बनाना है तो PCC एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। आगे देख लो, इसको आपने एल्कीन तक लेके गए हैं, तो एल्कीन में किसका इस्तेमाल करते हैं कापर। अगर कापर के साथ आप गर्म कर रहे हो, NCERT ने टेम्परेचर शायद 573 केल्विन के आसपास दे रखा है, तो अगर कापर के साथ इसे गर्म कर रहे हो तो ये क्या बना देगा एल्कीन, राइट। और अगर यही सेकेंडरी या प्राइमरी होता तो क्या आपको दे देता एल्डिहाइड, सेकेंडरी होता एल्कोहल तो क्या दे देता आपको कीटोन, और अगर टर्सरी एल्कोहल और कापर साथ गर्म करने तो क्या दे देता है एल्कीन। तो आंसर तो खैर पहले ही मैच कर गया था, बाकी आप चाहो तो चेक कर लो। ये PCC हो गया और ये इससे मैच कर गया। तो ए का क्या है क्यू, बी का क्या आ गया आर, और सी का पी, तो आंसर ठीक है मैच कर गया। यहाँ देखो ये सब दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा कौन काम करते हैं। देखो कापर वाली रिएक्शन अगर आपने, अच्छा हाँ 573 केल्विन था, अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड मिल गया, सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो कीटोन, टर्सरी ले लिया तो एल्कीन बन गया। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, HBr। आप बताइए जो इंटरमीडिएट आप बना रहे हैं वो इंटरमीडिएट आपको मिला ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और ऐसे अगर देखें तो यहाँ एक H है आपके पास, अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो इंटरमीडिएट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखिए जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ले लो और यहाँ क्या आ गया प्लस चार्ज, तो जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा उस प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है उतनी ज़्यादा। तो जरा देख लो, अब फाइनली इसका H इधर चला गया, B कहाँ जाके जुड़ जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहे थे। तो एक पॉसिबिलिटी थी यहाँ जोड़ें, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ जोड़ दें, और ये चूँकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसकी स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा, तो इसी प्रोडक्ट के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा। 4th इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा एनसीईआरटी की सीधे सीधे लाइन है, देख लीजिए। एनसीईआरटी ने जो टेबल बना रखी है उसी टेबल से केवल मैचिंग का आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो यहाँ सीधे आप आंसर टिक कर लीजिए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 77 में कुछ अलग से मॉडिफिकेशन नहीं है इसका। सेकंड इज राइट आंसर। सेवेंटी 77 का सेकंड, ठीक है। एनसीईआरटी की टेबल से क्वेश्चन था। ये आपने एक बल्कि बेस ले रखा है, यहाँ दो प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। देखिए CH3 CH CH3 और यहाँ CH CH2, एक तो प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, दूसरा CH3 CH3 और यह Br इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाए, CH CH3। लेकिन चूंकि आपने बल्कि बेस ले रखा है, अगर आपने इसके साथ बल्कि बेस ले रखा है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाफमैन। तो ये क्या है, हाफमैन्स प्रोडक्ट है और ये क्या है, सिटजेफ प्रोडक्ट है। अगर यही आपने बल्कि बेस ना लेकर के नॉर्मल बेस ले रखा होता तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिल जाता, सिटजेफ। लेकिन चूंकि बल्कि बेस आपने ले रखा है इसलिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, हाफमैन्स, और सिटजेफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। तो आप तलाश लो भाई ऑप्शन आपका कहाँ मैच कर रहा है। सेकंड इज राइट आंसर, 78 का सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टर्सरी अल्कोहल है, उसके साथ आपने KMnO4 ले रखा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा तो अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो टर्सरी अल्कोहल का KMnO4 ऑक्सीडेशन नहीं करता, एलिवेटेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे लेते हैं तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करते हैं तो ये बांड यहाँ से टूटेगा, एक आपको क्या मिल गया, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और अगला इतने का आपको क्या मिल गया है, एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और H। लेकिन चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड यहाँ रुकेगा नहीं है, फर्दर क्या होगा, एसिड में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O और OH, तो आपको एक कीटोन मिल जाएगा और दूसरा ये क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो तलाशो कहाँ आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। अगला, which are the following order of nitrogen, which are the following order of energy of the molecular orbital of nitrogen is correct। अगर नाइट्रोजन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 या 14 से कम है, तो उनके लिए जब हम लोग लिखते हैं तो डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स को हाईलाइट करते हैं। ये डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स हो गए, और इन डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स में अगर यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करें, देखो ये क्या है, पाई 2px बराबर है पाई 2py से ज़्यादा है सिग्मा 2pz, फिर क्या आ गया, पाई स्टार 2px बराबर है पाई स्टार 2py। अब इसमें मैच करवा लो, कहाँ से दिया है, 2py से इन्होंने दिया है, यानी अगर इसको हम लोग देखें जो ऑप्शन दे रखा है तो इस यहाँ से इन्होंने दिया है। तो देखिए जरा, 2py से ज़्यादा क्या है, सिग्मा 2pz, और उसके बाद पाई 2px, यहाँ साइन बेटा ये होगा बराबर वाला, ये बराबर किसके हो जाएगा, पाई 2py के। तो आंसर कौन सा राइट हो गया, फर्स्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपको दिख जाता है PYQ में भी। यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी ने जो टेबल बना रखा है यहाँ भी दे रखा है, और इसके जस्ट पहले जो टेबल है इसके पहले जो कंटेंट एनसीईआरटी ने उसने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी का सीक्वेंस दे रखा है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा जी सबसे पहले अगर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन का ही एक नाम होता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, इसका ही नाम क्या होता है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp, यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp, और जब इसमें आप निकालोगे तो एक लोन पेयर आ गया और दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो पहले और दूसरे में sp हाइब्रिडेशन आ रहा है और sp हाइब्रिडेशन को ही डायगोनल हाइब्रिडेशन नाम देते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये देख लीजिए एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ इन्होंने दे रखा होगा sp हाइब्रिडेशन को क्या नाम देते हैं, डायगोनल हाइब्रिडेशन, नोन एज डायगोनल हाइब्रिडेशन। अगला क्वेश्चन, ये तो बच्चा एनसीईआरटी खोल लीजिए, ये सारे के सारे फार्मूले हैं, ये आपको याद ही होंगे। इसका राइट आंसर है फोर्थ। एटॉमिक में सारे फार्मूले आपको दिख जाएंगे, एक तरफ से देखो यहाँ फार्मूले दिए गए हैं सारे।
अगला, डेल्टा HF फॉर ग्रेफाइट एंड Br2 लिक्विड इज नॉट जीरो, गलत बात है, जीरो होगा। अगर उनका स्टैंडर्ड स्टेट दी गई है तो डेल्टा HF क्या होता है, जीरो, तो ये बात तो गलत हो गया, असर्शन गलत। रीजन, फॉर एवरी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा HF इज टेकन एज जीरो, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है। 83, तो देखो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आंसर क्या हो गया, थर्ड, यहाँ दे रखा है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो चूंकि बेटा इस सारा का सारा क्या के की वैल्यू दे रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो के की वैल्यू जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। देखो सबसे कम वैल्यू कौन दी गई है, डी, यानी सबसे पीछे होना चाहिए डी। और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी दी गई है, 4। सबसे आगे कौन सा होना चाहिए, ए। तो ए सबसे आगे और डी सबसे पीछे। एक ही आंसर आपको दिख गया, 4th वाला। अच्छा, यहाँ इन्होंने दे रखा है, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। के की वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। आगे, इन द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ Cr+3 आयन एंड H आयन विल बी। तो भैया इससे पहले बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6। जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उन्हें दोनों साइड में बैलेंस कर दिया जाए। तो क्रोमियम यहाँ 2 है, क्रोमियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद डिक्रीज या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, तो एक क्रोमियम का 6 है तो 2 क्रोमियम का 12, और एक क्रोमियम का 3 तो 2 का 6। तो अंतर कितने का आ गया, 6 का। एक सल्फर का 4 है, एक सल्फर का 6 है, तो अंतर कितने का आ गया, 2 का। यहाँ कट जाएगा, काट लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या आ गया, 3, और यहाँ भी क्या आ गया, 3। अब चार्ज को बैलेंस कर लिया जाए, हाइड्रोजन आयन बैलेंस हो जाएगा। देखिए भैया, यहाँ चार्ज क्या है, इधर -2। यहाँ देखो चार्ज क्या है, -6, बराबर आ जाइए। यहाँ चार्ज क्या आ गया है, +6, और यहाँ चार्ज क्या आ गया, -6। तो ये तो जीरो हो गया। यानी हमको H आयन इतना जोड़ देना कि दोनों साइड में चार्ज क्या आ जाए, जीरो। ठीक, तो यहाँ देखो 8 है, तो इसका मतलब हम क्या कर दें, 8H+ जोड़ दें, तो चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो हमको H+ कितना मिल गया, 8, और क्रोमियम कितना है, 2। तो इन्होंने पूछा क्या था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ Cr+ आयन, तो कितना है, 2, एंड H+ आयन कितने हैं, 8। सॉल्व कर लो, तो क्या आ गया, 1/4, यानी 1:4 का रेशियो आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, इंक्रीजिंग साइज, बेटा माइनस चार्ज ज़्यादा तो रेडियाई ज़्यादा, प्लस चार्ज ज़्यादा तो रेडियाई कम, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आर्डर भी बिल्कुल सही है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और बेरिलियम, ये आर्डर भी सही है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आर्डर गलत है। एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, सल्फर, उसके बाद क्या होगा, सेलेनियम, उसके बाद क्या होगा, टेल्यूरियम, इसके बाद पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन, और नहीं तो ऑक्सीजन, ये आर्डर होना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया, सी। और फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, ओनली सी, सेकेंड इज राइट आंसर। 86 का सेकेंड इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट मैच। सेलेनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं बल्कि ये क्या होता है, एसिडिक। ठीक, SnO2, SnO, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, अच्छा सॉरी, चूज द करेक्ट। ठीक है, SnO2 कैसा है, एसिडिक नहीं, एम्फोटेरिक होता है। देखिए SnO2, PbO2, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। तो कह रहे हैं SnO2 एसिडिक, ये भी गलत हो गया, कैसा होगा, एम्फोटेरिक। SnO एम्फोटेरिक है, बिल्कुल सही है, इन्होंने करेक्ट पूछा ही। और CO2 कैसा होता, न्यूट्रल नहीं, कैसा होता, एसिडिक। तो इन्होंने यही पूछा था कि बताइए करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा करेक्ट मैच है, थर्ड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आइए देखा जाए, जिनके मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे और प्लस उस कंपाउंड में कितने एटम्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं।
तो यहाँ देख लीजिए 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल की मतलब बात करें तो इसका मतलब क्या होता है 1 मोल, एटम 3 है, 2 मोल है। और एटम की बात करोगे तो यहाँ क्या लिखा नहीं, N0, 2 मोल दिया गया और 2 एटम होते तो क्या करते हैं 4। 1 kg है, 1 kg का मतलब क्या हुआ कि 1000 वाटर का क्या दे दिया गया है वेट, और गिवन वेट ये है। और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे तो क्या कर देंगे 18। अब यहाँ डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, ये जितने भी दिए गए हैं इन सबसे किसी की तुलना में नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, मच मोर ग्रेटर। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ भी पर मॉलिक्यूल कितने एटम्स हैं 3, तो नंबर ऑफ मोल्स चूँकि बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और पर एटम मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल आइटम्स कितने हैं 3, तो मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी सबसे ज़्यादा। और यहाँ देखो क्या दिया है 11.2 लीटर C2H6 गैस एट NTP, तो पहली बात है मोल कितना हो गया 0.5 मोल, ठीक। और 628 मल्टीप्लाइड बाई, तब भी ज़्यादा कौन आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन 1 kg ऑफ H2O। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है भाई, म्यू बराबर है n+2। वेनेडियम की बात कर रहे हैं तो अगर वेनेडियम को ग्राउंड स्टेट में लिखें, तो क्या लिखेंगे D3S2। अब इन्होंने +2 दे रखा तो इसको 0 आप कर दीजिए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 3 है और यहाँ क्या आ जाएगा 3+2, 3+2 5 और 15, यानी अंडर रूट क्या आ गया 15। तो आंसर देख लो कौन सा होगा, अंडर रूट 15, सेकेंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम डज नॉट ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, आइए देख लिया जाए। आयरन कोबाल्ट निकल 26 27 28 है, निकल का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 28, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, प्लस कितना है 8, क्या आ गया 36। चूंकि निकल 4th पीरियड का है, 4th पीरियड की नोबल गैस कौन सी है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 36, तो इसका 36 अगर अपने पीरियड की नोबल गैस के बराबर के एटॉमिक नंबर के बराबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये तो फॉलो कर ही रहा है। आयरन को देख लो 26 है और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इससे मिल गए होंगे, ये भी क्या आ गया 36, ये भी फॉलो कर रहा है। क्रोमियम को देख लो भाई, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, प्लस ये कितना मिला देखो 12, ये भी फॉलो कर रहा है। Mn को देख लो, Mn क्या है 25 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे 10, तो ये क्या आ गया 35। और चूंकि चौथे पीरियड का है तो नोबल गैस कौन सी है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कौन फॉलो नहीं कर रहा 4th। तो चलिए भैया, आई होप बेटा पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और जम के लगे रहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लिया जाए। थैंक यू वेरी मच।